हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और आप चाहे बीएड कर रहे हो, चाहे डीएलएड कर रहे हो, चाहे आप हिंदी के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हो, 1986 हो, या 68 हो, 2005 हो, ठीक है, 1989 हो, तो इन सभी चीज़ों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया था, और उसमें अनुच्छेद जो 21A है उसको जोड़ा गया था। आप धारा 21A के बारे में तो जानते होंगे। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो दी जाएगी ओवरऑल, ठीक है। मतलब कोई भी बच्चा धर्म जाति के नाम पर जो भेदभाव किया जाता है वो नहीं होगा। सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो दी जाएगी, और इसीलिए 8वीं कक्षा तक सभी बच्चों को जो है वो मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर उनसे ना कोई फीस ली जाती है, ना उनको वर्दी भी स्कूल में दी जाती है, खाना दिया जाता है, किताबें और पहनने ओढ़ने की जो चीज़ें होती हैं वो भी हमें स्कूल में ही दी जाती हैं। चाहे जुराबें हों, चाहे जूते हों, चाहे किताबें हों, ठीक है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं हमको 8वीं तक हर स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो है वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन 2002 को संशोधित कर लिया गया था। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का जो है वो दर्जा दिया गया था। आगे है कि लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को तथा राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को आरटीई एक्ट विधेयक पारित हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। तो उन्होंने कहा है कि जो लोकसभा है उसमें 4 अगस्त 2009 को, और जो राज्यसभा है उसने 20 जुलाई 2009 को जो है ये विधेयक को उन्होंने पारित कर दिया था। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद आरटीई एक्ट अधिनियम बन गया। आरटीई एक्ट जो अभी हम फुल फॉर्म करके हटे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो एक्ट जो 2009 है ये हमारा 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसको पारित कर दिया गया था। संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है, जिसके कुछ बिंदु मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। पहला है, मूल अधिकारों के अनुच्छेद 21A में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है। जैसे कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि जो हमारा आरटीई एक्ट है, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, इसमें 21A में आपको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 8 तक की सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी हो गया, उसके बाद गैर सरकारी बोला है। गैर सरकारी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जिनमें स्कूल जो प्राइवेट जो सरकारी स्कूल की हेडिंग है वो तो नहीं लगती है, लेकिन वो चलाए जाते हैं सरकारी अनुदान की वजह से, तो इसलिए उनको गैर सरकारी स्कूल भी यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। अब है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य 51A, ठीक है। 51A के अंतर्गत 11वां जो मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया है, जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संबंध में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के माता पिता का कर्तव्य अध्यारोपण किया गया है कि वो अपने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से वंचित ना करें। चलिए, तो इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा मूल कर्तव्य है 51A, इसमें ये चीज़ कही गई है कि माता पिता जो हैं, इसमें माता पिता की बात करी गई है कि ये माता पिता दोनों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। क्योंकि सरकार ने तो ये प्रबंध कर दिया है कि आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार पेरेंट्स लड़कियों को इसलिए नहीं भेजते क्योंकि उनकी सेफ्टी की टेंशन होती है, क्योंकि स्कूल दूर होते हैं। दूसरा है, वॉशरूम वगैरह सेपरेटली नहीं बनाए जाते हैं तो नहीं भेजते हैं। बाकी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों से ही काम में, घर के घरेलू जो काम है उसी में लगा देते हैं, पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं या भेजना ही नहीं चाहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। तो ऐसी बहुत सारी वजह हो जाती है जिसकी वजह से पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है कि ये माता पिता दोनों की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि मुफ्त में और अनिवार्य शिक्षा मिल रही है तो हर किसी को ये मिलनी चाहिए, जिसलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को स्कूल भेजें। 1 अप्रैल 2010 को ये अधिनियम पूरे देश में लागू कर दिया गया था। भारत 135वां देश है जिसने बालकों की शिक्षा संबंधित मूल अधिकार घोषित किया गया था।
ठीक है, तो याद रखिएगा कुछ बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद हम इसके पर्पसेस की बात करते हैं। तो न्यूनतम स्तर से बढ़ाना, इसका ये चीज़ कही गई है कि जो बच्चों का निम्न जो लेवल बिल्कुल लो है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाना इसका पहला उद्देश्य था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, यानी कि आपको जो है क्वालिटेटिव जो एजुकेशन है वो दी जाएगी, आपको क्वांटिटी वाली एजुकेशन नहीं दी जाएगी कि आपको हमने इतने चैप्टर पढ़ा दिए। इस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा कि उस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ाया है, उस चैप्टर से आपको क्या क्या नॉलेज मिली है। तो ये चीज़ बोले थी उन्होंने। उसके बाद है शिक्षकों को आरंभिक शिक्षा का प्रशिक्षित होना अनिवार्य। ये कहा है कि कोई भी टीचर अगर पहली से 5वीं तक का टीचर बनता है कोई भी व्यक्ति, तो उसे जो है वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी अगर आप कोई टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड या डीएलएड या कोई भी ऐसा कोर्स करना पड़ेगा जिसमें टीचर ट्रेनिंग आपने ली हो। ऐसा कोई कोर्स तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा इसमें कहा है। निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक। कई बार आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल इतनी ज़्यादा फीस ले लेते हैं और पढ़ाते कुछ भी नहीं है। हमेशा नहीं होता, देखो हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कई बार निजी स्कूल अपनी मनमानी करते हैं। बच्चों के एडमिशन से पहले बच्चों का टेस्ट लेते हैं, कई बार तो उनके माता पिता के भी टेस्ट लेते हैं। कई बार न्यूज़ भी आई थी कि बच्चे को एडमिशन नहीं मिला क्योंकि उसके बच्चे के माता पिता अनपढ़ थे। तो मतलब ये अपनी मनमानी के अकॉर्डिंग बच्चों को एजुकेशन नहीं देते हैं, तो इस चीज़ पर भी रोक लगाई गई है। सतत व व्यापक मूल्यांकन पद्धति का प्रयोग करना, ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो है उसका यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें फिर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान भी हमारे पास कुछ हैं। पहले है निवास क्षेत्र। प्राथमिक स्कूल जो होंगे वो 1 किलोमीटर के भीतर होंगे और जो माध्यमिक स्कूल होंगे वो 3 किलोमीटर के पास में होंगे। निर्धारित दूरी पर स्कूल नहीं हो तो वाहन की व्यवस्था भी की जाएगी। जैसे आपको बोले ना कि कई बार स्कूल बहुत ज़्यादा दूर होते हैं तो आपको स्कूल से बस या जो भी ऑटो है वो लगवाया जाता है ताकि बच्चे को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। अनुदान की बात करें तो इसमें आता है दाखिला देते समय अनुदान या साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार लेने के लिए भारी दंड का प्रावधान है। इसमें मैंने जो अभी आपको बताया कि एडमिशन के टाइम पे ना तो बच्चे का कोई इंटरव्यू लेना है, ना पेरेंट्स का, ना बच्चे का टेस्ट लेना है, ना पेरेंट्स का लेना है। बच्चा आया एडमिशन के लिए, उसको एडमिशन देना है, सीधी सी बात है। फिर है विकलांग बच्चे। विकलांग बच्चे कई बार बच्चे जो हैं वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं इस बच्चे के हाथ नहीं हैं लेकिन वो पैर से लिख रहा है, मतलब वो कर सकता है। तो ये चीज़ कही है कि जो विकलांग बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हमने बनाए हैं जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए अलग से स्कूल खोला गया है। लेकिन अब ये चीज़ कर दी गई है कि अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड बच्चा है वो भी नॉर्मल स्कूल में पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसको कोई एडमिशन से मना नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा कि आपका बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड है तो आप इसको वैसी वाले स्कूल में लेके जाओ, ऐसा कोई नहीं कह सकता। नॉर्मल स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, ये अधिकार दिया गया है। बच्चों को किसी भी कक्षा यानी 1 से लेकर 8वीं तक में रोका नहीं जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि 8वीं तक ज़्यादातर किसी बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, उसको किसी भी तरह से जो है पास करना है, और आपने देखा भी होगा, ठीक है। फिर है दाखिले की बात करते हैं। दाखिला में है कागज़ों की कमी के कारण रोका नहीं जाएगा। कागज़ों की कमी का मतलब ये है कि कई बार बच्चे के पास प्रूफ नहीं होते हैं, जैसे हमें एडमिशन के लिए कुछ प्रूफ मांगते हैं ना कि ये चीज़ लेके आओ, वो चीज़ लेके आओ। तो इन्होंने ये भी कहा है कि अगर बच्चे के पास कोई प्रूफ नहीं है तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम उसे एडमिशन नहीं देंगे, हम उसे एडमिशन देंगे, ये चीज़ भी कही है। ज़्यादातर तो यही होता है कि एडमिशन के टाइम पे जितने सारे प्रूफ मांगते हैं, ये वाला प्रूफ लेके आओ, ये वाला लेके आओ, ये वाला लेके आओ, और एक चीज़ की कमी रह गई तो एडमिशन देने से मना कर देते हैं। तो ये फिर इसमें प्रावधान किया गया है कि चाहे किसी भी चीज़ की कमी हो जाए, बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं करना है। फिर है स्कूल में शिक्षकों और कक्षाओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। जैसे उन्होंने बोला है कि 40 बच्चों पर एक टीचर होएगा, इससे कम कोई टीचर नहीं होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि 40 बच्चों पर कोई टीचर ही ना रख रहे हो तुम, लेकिन 40 बच्चों पर सिर्फ एक ही टीचर होगा। हर शिक्षक के लिए कक्षा होगी, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि आप स्कूल में देखोगे तो इस टीचर का ये वाला कमरा है, हम बोलते हैं ना कि ये वाले मैम कहाँ मिलेंगे, बोलते वो मैम का रूम वो वाला है। तो मतलब हर टीचर के लिए एक रूम भी स्कूल में प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे वो अपनी जो भी चीज़ रखना चाहते हैं रख सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए एक अलग कमरा उपलब्ध कराया, जैसे कि अपना प्रिंसिपल रूम होता है तो उसमें प्रिंसिपल सर का अपना एक अलग से रूम होता है जहाँ पर जाने के लिए आपको पीएन से वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। टीचर के रूम में तो टीचर ही बैठा होता है जहाँ पे आप मैम एक मिनट सर अप कर लेते हो, लेकिन प्रिंसिपल में आपको पीएन से बोलना पड़ता है कि हाँ जी हमें सर के पास जाना है, तो मतलब उनको भी एक रूम अलग से मिलता है। शिक्षक शिक्षिका निजी शिक्षण नहीं चलाएगा, यानी कि कोई भी टीचर जो है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता है। जब वो टीचर लग जाएगा तो प्राइवेट ट्यूशन वो कभी नहीं दे सकता, देना चाहता है तो फ्री में शायद दे सकता है लेकिन पैसे वाला ट्यूशन नहीं देगा।
लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि गर्ल्स बड़ी हो जाती है, उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनके लिए अलग से वॉशरूम होना चाहिए, क्योंकि उसमें पैड भी रखा होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग लड़कों इन चीज़ों में। तो इसके लिए लड़का हो चाहे लड़की हो, उन दोनों के लिए अलग से शौचालय व्यवस्था की जाएगी। किसी भी बच्चे को मानसिक यातना या शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। किसी को जैसे पहले तो बहुत मारते थे टीचर, हाथों पे मारते थे, मुर्गा बनाते थे। आज के टाइम पे कोई भी टीचर बच्चों को मार नहीं सकता है और मेंटली भी टॉर्चर नहीं कर सकता है। इस अधिनियम के तहत शिकायत निवारण के लिए ग्राम स्तर पर पंचायत है, तहसील स्तर पर तहसील है, जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षाधिकारी की व्यवस्था भी की गई है कि अगर कुछ गड़बड़ी होती पाई जाती है तो हम इन जगहों पे जाके शिकायत जो है आराम से कर सकते हैं। शिक्षक के दायित्व के बारे में भी जान लेते हैं। छात्रों का मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स एक टीचर का सबसे पहला जो कर्तव्य है वो है अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें, एक गाइडेंस के रूप में काम करें, बच्चे को बताए समय समय पर कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, वो चीज़ करनी चाहिए, तो ये चीज़ है। फिर है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हासिल करना। ठीक है, मतलब ये है कि चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को चाइल्ड साइकोलॉजी पता लग जाएगी तो बच्चे के बारे में जान पाएगा कि बच्चे को किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, वो कैसा व्यवहार कर रहा है, तो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी में बच्चे के व्यवहार के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं, तो हर टीचर को उसके बारे में पता होना चाहिए। पाठ को रोचक बनाने हेतु विभिन्न उपकरणों की रचना करना। सिंपल सी बात है कि आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, या आप कोई गेस्चर बनाओ, जैसे होता है ना कोई शेर की कहानी सुनाते हैं तो शेर की आवाज़ भी निकाल निकाल के दिखाते हैं, तो उससे चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। सिद्धांत की बजाय व्यवहारिकता सीखने पर बल देना। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को सिर्फ किताब भी नहीं पढ़ानी है कि हाँ जी ये चैप्टर हमने पढ़ लिया, चैप्टर ख़त्म हो गया, बल्कि ये भी देखना है कि उस चैप्टर का हमारे रियल लाइफ में कितना यूसेज हो रहा है, उसको हम कैसे रियल लाइफ से जोड़ सकते हैं, वो चीज़ करनी है। जनतांत्रिक व्यवहार पर बल देना है। जनतांत्रिक व्यवहार का मतलब ये है कि कई बार टीचर आपने देखे होंगे, अब एक फेवरेट बच्चा बना लेते हैं, उसी से सारा काम करवाते हैं, उसी को ज़्यादा नंबर देते हैं। तो सभी एक टीचर की नज़रों में सभी बच्चे पूरी तरह से बराबर होने चाहिए, किसी के साथ भी वो ज़्यादा प्यार ना करे और किसी को कम भी प्यार ना करे, सबको इक्वली करे, इक्वली इंपॉर्टेंस दें। मूल्यांकन के नवीन तरीकों को सीखना, यानी कि इवैल्यूएशन के नए नए तरीकों को खोजना है। अब ज़्यादातर क्या होता है, एग्ज़ाम में बच्चे ने जो लास्ट में एग्ज़ाम में बच्चे ने जितने नंबर ले लिए उसी से बच्चे की उसकी क्षमता को पता लगा लेते हैं कि इसके इतने कम नंबर आए तो डर लिया, इसको कुछ नहीं आता। लेकिन आप उसको खेल में करो, खेल में वो फर्स्ट आ जाएगा। तो मतलब इवैल्यूएशन का अलग अलग तरीका आपने लेना है। धर्म मुक्त शिक्षा का प्रसार करना, यानी कि ऐसी कोई एजुकेशन नहीं देनी है जो धर्म पर आधारित हो। हाँ, कुछ चर्च होते हैं, कुछ धार्मिक स्कूल होते हैं, वहाँ पर आप धार्मिक शिक्षा ले सकते हो, लेकिन जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का जो सेशन है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब यदि आपका मन करे तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।